नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो कंपटीशन की दृष्टि से हो चाहे अपने दैनिक जीवन से हो, लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है। चिंतन जिसको कहते हैं थिंकिंग। भाई कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो समस्या को समाधान करने के लिए जो उपाय करते हैं, जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसको हम चिंतन कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में चिंतन बहुत ज़रूरी है। अगर उसके सामने कोई समस्या आती है, चिंतन नहीं करेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्या का समाधान होता है उसको चिंतन कहते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि अब देखेंगे समस्या होगी, उसके बाद चिंतन होगा, फिर समस्या का समाधान होगा। अब यहाँ चूँकि बहुत सारी परिभाषाएं बहुत लोगों ने दी हैं, उसको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि रास जी ने कहा था कि चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यानी मानसिक क्रिया चिंतन भी है, संवेदना भी है, प्रत्यक्षीकरण भी है, स्मृति भी है, ध्यान भी है, कल्पना भी है। लेकिन इन्होंने कहा कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू, कहीं कहीं बोधात्मक भी कर देगा, संज्ञानात्मक भी कह देगा, तो भी आप सही मार दीजिएगा। गिलफोर्ड ने बताया था चिंतन एक प्रतीकात्मक व्यवहार है, यानी कंसेप्चुअल बिहेव है। ये सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित, सभी प्रकार की समस्याओं से संबंधित होता है। जो भी समस्याएं आपके सामने आती हैं, उस समस्याओं को निदान करने के लिए आप चिंतन का जरूर आप करेंगे, तभी वो समस्या समाधान। कालसिक ने कहा था प्रत्ययों, चिंतन का प्रत्ययों को फिर से संगठित करता है। तो जो भी इमेज या जो भी संप्रत्यय कंसेप्ट आपके सामने आते हैं उसको फिर से संगठित करता है। एक रेबर ने बताया था, उन्होंने बताया कि चिंतन जब होता है तो आपके दिमाग में यानी मस्तिष्क में इच्छा उत्पन्न होती है। वो इच्छा को वह जो है अप्रयास और त्रुटि के आधार पे तब तक करता रहता है जब तक वह उसका वो समस्या का समाधान न हो जाए, तो उस इच्छा की पूर्ति ना हो जाए, रेबर ने कहा था। और उसके बाद क्रूज ने कहा था यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। देखिए क्रूज ने कहा था, कागन हेगन ने कहा था चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिससे अनुभव प्रतिमा प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपके अनुभव हैं, जो आपकी इमेज हैं, जो आपके प्रतीक हैं, जो आपके सेंस ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों के द्वारा जो आप सोचते हैं, कितना आप सोच लेते हैं, कितना आप कर लेते हैं, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? चिंतन करता है। वेलेंटाइन ने कहा था विचारों की एक श्रृंखला जो लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो ये तो परिभाषाएं हो गई। फिर हम लोग देखेंगे चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार मुख्य रूप से देखेंगे कि दो ही प्रकार के, स्वालीन और यथार्थवादी। ये एनसीईआरटी के आधार पर चिंतन के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार। वैसे चिंतन के प्रकार कई हैं जिसे मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि चिंतन के प्रकार से कभी क्वेश्चन बनते हैं। स्वालीन का मतलब कल्पना पर आधारित, जैसे कि दिवा स्वप्न देखना, ख्याली पुलाव देखना, शेख चिल्ली के सपने देखना, मतलब कि हम ऐसा करेंगे और करना कुछ नहीं है, बस स्वालीन, यानी इस तरीके का को स्वालीन कहते हैं, जिसमें कि आदमी सोचता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ मतलब कि कल्पना करके दुनिया में उड़ना। यथार्थवादी जो समस्या से निहित होता है, जो वास्तविकता से निहित होता है कि हाँ ये समस्या आई और ये चिंतन हो रहा है, इसके बाद ये समस्या हमारी सॉल्व होगी। इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी चिंतन होता है, इसमें निगमन चिंतन भी कहते हैं, इसको अभिसारी को अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। और दूसरा अपसारी चिंतन या आगमन चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, या इसको अमूर्त चिंतन भी कहते हैं। अगला आलोचनात्मक चिंतन भी कहते हैं। अब देख लेते हैं अभिसारी चिंतन या निगमन चिंतन या मूल चिंतन। यह चिंतन क्या होता है कि जब जो है किसी भी समस्या को आप बनी बनाई उत्तर है उसका कि एकदम फिक्स है कि समस्या का समाधान एक ही हो सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख करके, विशेषकर जो अभिसारी चिंतन है छोटे बच्चों में होता है। और वह चिंतन जो छोटे बच्चों में होता है कि हमने देखा कि ये चीज़ है, और उसके बाद जैसे बच्चे को हमने मैथ दिया तो जानता है कि बच्चा कि 2 × 2 = 4 होगा, तो 4 ही होगा, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, वो आपका एक ही उसका उत्तर होगा। जिस भी समस्या के समाधान में केवल एक ही उत्तर हो, एक ही हूबहू वैसे ही उत्तर आ जाए, वैसे ही समस्या का समाधान हो जाए, उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं या निगमन चिंतन कहते हैं, या मूर्त चिंतन भी उसको कहते हैं। अपसारी चिंतन या आगमन चिंतन या सृजनात्मक चिंतन या अमूर्त चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि अब कई तरीके से उसको हम सोचें और उसके कई समस्याएं
जो आती हैं सामने उसके कई उत्तर आ जाएं। जैसे कि नहीं, बच्चे का IQ निकाला गया तो IQ तो निकाला गया, मान लीजिए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 जब हम निकालते हैं तो अगर रियल उसकी आ जाती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये तो अभिसारी है। लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा क्रिएटिविटी है, सृजनात्मक है, प्रतिभाशाली है, बहुत सारी चीज़ें जब हम उसको मिला देते हैं कि हाँ बच्चा अच्छा था। तो जब हम एक प्रश्न के कई तरीके से उत्तर को निकालते हैं, कई तरीके से उसको सोचते हैं, तो उसको अपसारी चिंतन, इसको आउट ऑफ बॉक्स भी कहा जाता है कहीं कहीं। अब आगे हम दिखाएंगे आप लोगों को। सृजनात्मक चिंतन मतलब कि सृजन करना, एक नई जो है समस्या का जो समाधान होता है, उस समस्या को समाधान, जैसे कि टीचर आपको पढ़ाया और आपने उत्तर लिखा, एकदम हूबहू ना लिख करके उसमें कुछ अपने से मौलिकता आ जाती है, एक आविष्कार आ जाता है, एक नयापन आ जाता है, तो उसको जो है अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी का मतलब कि जैसे ये देखेंगे, जैसे एक चीज़ है, इसके चारों तरफ इस तरीके से जब जा रही है ये लाइट, तो इसको अपसारी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब ये अपसारी हो गया कि मतलब एक चौतरफा जो है आप सोच रहे हैं और उसके उत्तर भी कई आ रहे हैं, तो उसको अपसारी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब कि एक तरीके से एक ही आ रहा है, कई विचार नहीं आकर के एक ही विचार आ रहे हैं। अगला है आलोचनात्मक चिंतन। जब गुण और दोषों के आधार पर व्यक्ति चिंतन करता है तो उसको आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। अब देखेंगे कि वैसे साधारण रूप से, सामान्य रूप से मूढ़ चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन, अभिसारी चिंतन वही चीज़ है जो चीज़ देख करके छोटे बच्चों में होती है, प्रत्यक्ष रूप से देख करके चिंतन होता है, अभिसारी चिंतन कहते हैं। मूढ़ चिंतन, अमूढ़ चिंतन वही चीज़ है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, टीचर पढ़ा दिया ताजमहल के बारे में, लाल किला के बारे में, दिल्ली के बारे में, नदियों के बारे में, अब हम उसको पढ़ लिए, फिगर देख लिए, फिर उसको टीचर पढ़ा रहा है या हम पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें हमको दिखाई देनी। नाम ताजमहल का लिए, तब तक ताजमहल का सीन हमारे दिमाग में आ गई, हम उसके बारे में सोचने लगे, तो ये इसको अमूढ़ चिंतन कहते हैं, या प्रत्यय भी कहते हैं, अपसारी चिंतन भी कहते हैं। इसको आउट ऑफ बॉक्स भी कहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आउट ऑफ बॉक्स किस चिंतन को, अमूढ़ चिंतन को या अपसारी चिंतन को, मतलब कई तरीके से उसको सोचा जा सकता है। काल्पनिक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन, वही कल्पना करके हम जब सृजना का निर्माण करते हैं तो उसको काल्पनिक चिंतन कहते हैं। तार्किक चिंतन सबसे मुख्य चिंतन है, तर्क के आधार पर अपनी पूरी दिमाग की क्षमताओं के आधार पर अपनी पूरी जो है संवेदना, ज्ञान इंद्रियों तमाम जो यानी तर्क के आधार पर उसको जो है जब चिंतन करते हैं तो उसको तार्किक चिंतन कहते हैं। आगे देखेंगे आपके मनुष्य के चिंतन दो प्रकार की मानसिक संरचना पर आधारित हैं। और कौन कौन सी ये मानसिक संरचना, एक संकल्पना होती है, एक तर्क होता है। संकल्पना का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप इमेज बना लेते हैं कि भाई हम कैसे सोचेंगे। किसी चीज़ की आपके सामने कोई समस्या आ गई, जैसे आप कोई सवाल ही लगा रहे हैं तो एक संकल्पना आप बना लेते हैं पूर्व अनुभव के आधार पे, हाँ ये चीज़ें ऐसे थी और ऐसे ये होगी, तो फिर उसके बाद उसमें तर्क करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं चिंतन में, मानसिक संरचना की दो चीज़ें, एक संकल्पना होती है और एक तर्क होता है। दूसरे चिंतन के सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत और परिधि सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, कह रहा है कि जब व्यक्ति या बालक अपने दिमाग से, अपनी तंत्रिकाओं के द्वारा किसी चिंतन या किसी समस्या को समाधान करता है चिंतन के द्वारा, तो उसको केंद्रीय चिंतन कहते हैं। दिमाग, मस्तिष्क या अपनी जितनी भी तंत्रिकाएं उसे लगी हुई हैं उसके द्वारा जब समस्या का समाधान करता है चिंतन करके, तो उसको केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। और परिधि सिद्धांत को वाटसन ने बताया कि जब वह अपनी सारी मांसपेशियों के द्वारा और गामक क्रियाओं के द्वारा वह जो है चिंतन करता है, तो उसको परिधि सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। एक क्वेश्चन आता है परिधि सिद्धांत यानी मांसपेशियों के गामक क्रियाओं के द्वारा चिंतन होता है, तो उसको परिधि सिद्धांत के आत्मन कर रखा गया। चिंतन के तत्व, चिंतन एक मानसिक क्रिया है, ये इसके तत्व हो गया। मानसिक क्रिया भाई सभी जानते हैं, इसमें तर्क होता है, इसमें निर्णय करने की क्षमता होती है, इसमें समस्या समाधान होता है। ठीक है, चिंतन के सोपान कौन, फिर समस्या होगी, फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का संग्रह होगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलेंगे, निष्कर्ष के बाद उसका परीक्षण होगा कि ये वास्तव में ये समस्या का समाधान यही है कि इससे अलग है। तो फिर उसके बच्चों में चिंतन के विकास करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। क्वेश्चन आता है कि आप एक टीचर हैं या आप एक गार्जियंस हैं या आप समाज में हैं, तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कैसे चिंतन हो। नहीं, क्वेश्चन आता है ना कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है, कैसे चिंतन हो,
चिंतन जब तक नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो किसी भी समस्या को समाधान, चाहे आप अपने ही समस्याओं को समाधान करने के लिए आप क्या हो, तो सबसे पहले कि आप एकदम मानसिक जो चिंतन करने स्वतंत्र वातावरण हो, आदमी फ्री हो, एकदम फ्री सोचे, किसी का दबाव ना हो, स्व अनुशासन हो, एकदम आत्म अनुशासन की बात वो करते हैं कि आत्म अनुशासन होगा। दूसरा उत्तरदायित्व देना, किसी भी कार्य को उसको दे देना ईमानदारी से करने के लिए कि भाई तुम इस कार्य को करो, तो वो चिंतन करेगा, वो सोचेगा। फिर उसके बाद वाद विवाद करना, किसी से चर्चा करना, वाद विवाद करना, किसी टॉपिक को लेकर के डिबेट करना, समूह चर्चा करना, भ्रमण करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है किताबों को पढ़ने के लिए देना, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछना, तो ये जो है ना, जैसे अब देखेंगे तो ये सारे चिंतन है कि मतलब बच्चों को, अब एक अध्यापक हैं तो ये चिंतन के विकास करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप चिंतन का विकास हो सकता है। दूसरी ये विशेषताएँ, चिंतन क्या होती है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया है, इसमें संज्ञानात्मक मतलब का ज्ञान होता है, संज्ञानात्मक। फिर उसके बाद संवेगों से इसका कोई संबंध नहीं होता है, उसमें संवेगों से, इमोशंस से इसका कोई संबंध नहीं होता है। फिर कह प्रारंभ कहाँ से, समस्या से होता है, और अंत, समस्या जब अंत होता है वहीं उसका चिंतन का अंत भी होता है। लक्ष्य इससे केंद्रित होता है, यह एक आंतरिक क्रिया है, यह एक बाह्य क्रिया नहीं है। संश्लेषण विश्लेषण होता है, प्रयास और त्रुटि होती है, भाषा इसमें होती है। चिंतन एक गतिशील प्रक्रिया है, ये भी आप जानेंगे। और कहा जाता है चिंतन का मूल आधार क्या है, भाषा है। जब तक भाषा नहीं होगी तब तक चिंतन आप नहीं कर सकते। अब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि मान लीजिए अभी एक ही क्वेश्चन आपका बन गया कि जैसे कह रहा है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें हो जाएगा पूर्व अनुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो आप लगा देंगे भी समस्या, चिंतन प्रारंभ होने की समस्या। चिंतन की प्रक्रिया निम्नलिखित मानसिक संरचना पर निर्भर है। संकल्पना पे नंबर 2, तर्क पे नंबर 3, तर्क और संकल्पना पे नंबर 4 कोई नहीं। तो तर्क और संकल्पना पे ये हो जाएगा, तर्क और संकल्पना पे हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, अभिसारी है कि अपसारी है कि इनमें से कोई नहीं है कि दोनों है। तो कौन आउट ऑफ बॉक्स किस समय, अपसारी से हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चन आप स्वयं बनाएं और क्वेश्चन बना करके जब इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। दूसरा है कि चिंतन प्रक्रिया हमेशा रहती है, गतिशील रहती है कि स्थिर रहती है, कि कभी गतिशील कभी स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन प्रक्रिया हर समय गतिशील रहती है।